अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एंटीजन, हैप्टेन, एंटीजन डिस्कस किया है। आज एंटीजन की क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत देखेंगे। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन्स किस टाइप के होते हैं। जैसे जितने भी आपके एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें, सबसे मतलब जो हम मानते हैं कि वर्चुअली ऑल ऑफ द और प्रोटीन्स, जितने भी एंटीजन्स। कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं जो पोटेंशियली इफेक्टिव होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। और न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये पोर एंटीजन्स होते हैं, और लिपिड्स दे एक्ट एज हेप्टेन्स। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसकी, दैट इज मोड ऑफ एक्शन। इसको कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक थाइमस डिपेंडेंट, जिसमें सब प्रोटीन एंटीजन्स आते हैं। दूसरा थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन्स, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। ठीक है, इसमें टी सेल्स वगैरह, टी हेल्पर सेल्स काम करेंगे। थाइमस डिपेंडेंट, थाइमस डिपेंडेंट और थाइमस इंडिपेंडेंट में, जिसमें थाइमस का कोई रोल नहीं होगा, वो पॉलीसेकेराइड्स है। दीज आर पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स। इसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन है एक्सोजिनस एंटीजन्स और एंडोजिनस एंटीजन्स। एक्सोजिनस एंटीजन्स वो एंटीजन्स है जो बाहर से आएंगे और उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट करेंगी। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस है, बी सेल्स है, डेंड्रिटिक सेल्स है। और एक्सोजिनस एंटीजन्स में आपको MSC सेकंड चाहिए, टी हेल्पर सेल चाहिए, और CD4 चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा एंडोजिनस जो ये है एंटीजन है, एंडोजिनस एंटीजन्स, ये पेप्टाइड्स होते हैं जो प्रोटीन से डिराइव होते हैं। दे आर टिपिकली पेप्टाइड्स विच आर डिराइव फ्रॉम द प्रोटीन्स। जो भी इन्फेक्टेड सेल होगी, जो भी इन्फेक्टेड सेल होगी, इट डिस्प्लेस नॉट सेल्फ प्रोटीन्स। मतलब इसकी, जब भी कोई इन्फेक्ट सेल होती है अंदर, ही कैंसर सेल है, कोई और सेल है, तो ये अपने सरफेस पे ऐसे प्रोटीन्स को निकालती है कि ये सेल लगती है कि ये बाहर की सेल है। एक्चुअली होती कहाँ की है, अंदर की सेल होती है। इट्स एन सेल्फ ऑल्टर्ड सेल। ठीक है, तो दीज आर एंडोजिनस एंटीजन्स, दे एक्ट एज एंडोजिनस एंटीजन्स। अब कैसे काम करते हैं ये? दीज एंडोजिनस एंटीजन्स need MSC1, T cytotoxic cells and CD8 molecules। ठीक है, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको ये कम्बिनेशन याद रखने के लिए। MSC सेकंड, टी हेल्पर सेल प्लस CD4। दूसरा जो एंडोजिनस एंटीजन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, MSC फर्स्ट, टी सेल्स। टी सेल्स में यहाँ पे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, एंड CD8 मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट इज एपिटोप। क्या होता है? व्हाट इज एन एपिटोप? एपिटोप के बारे में हमें पढ़ना है, एपिटोप के बारे में सिलेबस में है। इसके अलावा और एक टर्म है जिसको हम पैराटोप बोलते हैं। एपिटोप एक्चुअली कोई ऐसा मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल नहीं है। ये इज एपिटोप एक स्पेस है। इट्स अ स्पेस, एक बाइंडिंग साइट है जिसको हम एपिटोप बोलते हैं, जो एंटीजन पे प्रेजेंट होती है। जैसे ये हमारे पास एंटीजन है, दिस इज एन एंटीजन, इसका ये एपिटोप है। ये दिस इज द बाइंडिंग साइट ऑफ दिस एंटीजन, जहाँ से एंटीजन बाइंड होगा एक एंटीबॉडी के साथ, उसको हम बोलेंगे एपिटोप। एक एंटीजन पे बहुत सारे एपिटोप्स हो सकते हैं। एक एंटीजन पे बहुत सारे एपिटोप्स हो सकते हैं। जैसे ये कोई एंटीजन है, यहाँ पे एक एपिटोप है, यहाँ पे दूसरा एपिटोप है, यहाँ पे तीसरा एपिटोप है। और ये एपिटोप्स सेम भी हो सकते हैं और ये एपिटोप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। दे मे बी सिमिलर और दे मे बी डिफरेंट। अब आपको समझ आया होगा एपिटोप क्या है। एपिटोप वो एक स्पेस है, वो एक बाइंडिंग साइट है एंटीजन पे, जो बाइंडिंग साइट टी सेल के साथ बाइंड होगी या एक एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगी। अब एंटीबॉडी पे जो साइट, बाइंडिंग साइट होगी, जो वेरिएबल रीजन में होगी। एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन होता है, कॉन्सेंट्रेशन रीजन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एंटीबॉडी जो बनती है बॉडी में, उस पे जो बाइंडिंग साइट होगी, जिस पे ये एपिटोप बाइंड करेगा, उस साइट को हम पैराटोप बोलते हैं।
पैराटोप वो साइट है जो एंटीबॉडी पे होती है, जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे भी यही लिखा है, एपिटोप इज द पोर्शन ऑफ एन एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर, एमएससी कॉम्प्लेक्स। और एपिटोप का दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ये भी मैंने पहले ही बताया है। दूसरा पैराटोप जो है, ये वेरिएबल साइट, द साइट इन द वेरिएबल डोमेन ऑफ एन एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी का वेरिएबल डोमेन होता है, दूसरा कांस्टेंट डोमेन होता है। ये हम बाद में देख लेंगे जब हम एंटीबॉडीज़ पढ़ेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ेंगे। ये यहाँ पे बता रहा है द साइट इन द वेरिएबल डोमेन ऑफ द एंटीबॉडी, ये वाली साइट। और टी सेल रिसेप्टर दैट बाइंड्स टू एन एपिटोप ऑन एन एंटीजन, जो एपिटोप के साथ बाइंड करेगा। जो एंटीबॉडी पे साइट है वो एपिटोप की साइट, वो एपिटोप पे बाइंड करेगा एंटीजन की साइट, जो एपिटोप है तो उसको हम पैराटोप बोलेंगे। समझ में है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंटीजन की साइट जो होती है, जहाँ पे जो बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पे टी सेल बाइंड करेगी या एंटीबॉडी बाइंड करेगी, उसको हम एपिटोप बोलेंगे। अब ये एपिटोप जहाँ पे बाइंड करेगा, चाहे टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड करे, चाहे ये एक एंटीबॉडीज की बाइंडिंग साइट पे बाइंड करे, उसको हम बोलते हैं पैराटोप, जहाँ पे ये बाइंड करेगा। ठीक है। अब कितने इसमें ये चीज़ याद रखना है आपको, कितने इसमें एपिटोप्स है। जितने एपिटोप्स होंगे, जितनी ये बाइंडिंग साइट्स होंगी, उतनी ज़्यादा एंटीजेंसिटी होगी। जितनी बाइंडिंग साइट्स होंगी इस पे, जितने इस पे एपिटोप्स होंगे इस एंटीजन पे, उतनी इसकी एंटीजेंसिटी होगी, उतना ही ये पोटेंट एंटीजन होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपिटोप, एपिटोप की प्रॉपर्टी क्या है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हम जिसको बोलते हैं। Epitopes are actually molecular shapes that are recognized by antibody, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। A protein's epitope consists of as few as 3 to 6 amino acids। अब ये एपिटोप किस चीज़ का बना होता है, ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये किस चीज़ की बनी होती है, ये हम बी सेल और टी सेल एपिटोप्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये एपिटोप अमीनो एसिड्स का बना होगा, इसमें 3 से 6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। लार्ज इम्यूनोजन में हैव न्यूमरस एपिटोप्स, जो बड़ा इम्यूनोजन होगा, एंटीजन होगा, उसमें बहुत सारे एपिटोप्स होंगे, दैट ईच कैन ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स, जिनकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स आ सकता है। हर एक एपिटोप की वजह से इम्यून रेस्पॉन्स आ सकता है। हर एक एपिटोप अलग अलग हो सकता है या सिमिलर हो सकता है एक एंटीजन पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एपिटोप्स में भी रिपीटिंग, आइडेंटिकल हो सकते हैं एपिटोप्स, जो ये बाइंडिंग साइट्स है एंटीजन पे, और दे में हैव डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज, और उनकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनका स्ट्रक्चर होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। एक ही एंटीजन पे जितने सारे एपिटोप्स होंगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है उन स्पेसिस का जिनसे वो बाइंड करेंगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर होंगे तो एक ही टाइप के एपिटोप्स हैं, डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स हैं। सो ये हो गया एपिटोप और पैराटोप, एपिटोप की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद बी सेल एपिटोप्स और दूसरा है आपका टी सेल एपिटोप्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में आज ही देखेंगे हम इंशाल्लाह। इस लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू।